नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन हमारे सामने है और अगर आप इसमें पेपर 2 जियोग्राफी सब्जेक्ट से देने जा रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। एस्टेट का सिलेबस बिल्कुल नहीं बदला है, जो पहले था अभी भी वही चल रहा है और इसमें आप लोग सिलेबस को देख सकते हैं। मैं चलता हूँ जो मैं आज आपको सिखाने चल रहा हूँ उसके तरफ। देखिए, सबसे पहले आप लोग जियोमॉर्फोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का अर्थ जान लीजिए। जियो मार्फो प्लस लॉजी, यानी कि ये 3 शब्दों से मिलकर बना है जियो, मार्फी और लॉजी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, इसके बाद मार्फी का मतलब होता है स्थल रूप और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना। तो जियोमॉर्फोलॉजी की जो फुल फॉर्म बनती है या फिर जो इसकी परिभाषा बनती है, तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत स्थल रूपों, विभिन्न उच्चावचों, स्थल रूप एवं मानव के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं रिलीफ, जिसको हम लोग बोलते हैं उच्चावच। तो रिलीफ 3 प्रकार के होते हैं, उच्चावच 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी का उच्चावच, द्वितीय श्रेणी का उच्चावच और तृतीय श्रेणी का उच्चावच। जो प्रथम श्रेणी का उच्चावच होता है, इसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं महाद्वीप और महासागर को। जो द्वितीय श्रेणी का उच्चावच होता है, इसके अंतर्गत पर्वत, पठार और मैदान को रखते हैं। देखिए, जो धरती से ऊंची सतह होती है उठी हुई, उसको हम लोग बोलते हैं पर्वत। पर्वत से थोड़ी नीची सतह को हम लोग बोलते हैं पठार और पठार से नीची सतह को हम लोग बोलते हैं मैदान। ये हो गया पर्वत। पर्वत से नीचा होता है पठार और उससे नीचे होते हैं मैदान। फिर आता है तृतीय श्रेणी का उच्चावच। तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत हम लोग अपक्षय एवं अपरदन के फलस्वरूप जो स्थलाकृतियां निर्मित होती है उसको रखते हैं। जैसे नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति और महासागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। नदियाँ जब चलती हैं तो अपक्षय और अपरदन करती हैं, तोड़फोड़ करती हैं, काट छाट करती हैं, ऐसा आकार की घाट ये अपनी विसर्पण करते हुए आगे चलती हैं नदियाँ। फिर आगे चल के डेल्टा बना देती हैं, फिर यहाँ पे कहीं काट के सीधे चली जाती हैं। तो ये नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती हैं, इनको हम आगे जानेंगे। अब हमारा शुरू होता है ज्योग्राफी का सफ़र। तो देखिए, बात ये थी कि 500 बीसी पूर्व, 1 मिनट मैं पहले बीसी क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये टाइम लाइन है एक, इस पे यहाँ कहीं अब मान लेते हैं कि ईसा का जन्म हुआ। ईसा का जन्म हुआ, ठीक है, यहाँ पर ईसा का जन्म हुआ। अब इसी को माना जाता है कि यहीं से हम लोग टाइम को काउंट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं 0। यहाँ पे समय शून्य था। इससे पहले के समय को, इससे जो पहले समय गया, इसको हम लोग बोलते हैं बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय बीसी कहलाया। और इसके बाद के समय को एडी कहा गया, एनो डोमिनी। ठीक है, यानी कि जो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटनाएं हुई उसको एडी में काउंट किया जाएगा, और जो इनके जन्म से पहले की जो घटनाएं हुई उसको बीसी में काउंट किया जाएगा। अब आते हैं अपने इस पे। तो 500 बीसी में जो यूनान, ग्रीक थे और मिस्र के इतिहासकार अरस्तु, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, इन्होंने अपनी यात्रा के समय स्थल रूपों को देखा। ये लोग यात्रा करते रहते थे और उस समय इन्होंने स्थल रूपों को देखा। तो ये जो विद्वान थे, ये लोग घुमक्कड़ी टाइप के थे, मतलब यात्रा अपनी करते रहते थे। तो इन्होंने कहीं पर्वत देखा, कहीं पठार देखा, कहीं मैदान देखा, कहीं नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति देखी।
तो इन्होंने अपने 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 समय में विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का वर्णन किया। फिर समय आगे चलता है। 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में भूगोलवेत्ताओं ने उन्हीं घटनाओं पर जोर दिया जो घटित हो रही थी। मतलब कि जब आप समझिए कि 1400 से 1500 या 1600 के समय के बीच में भूगोलवेत्ता उन्हीं घटनाओं पर जोर देते थे जो वो प्रत्यक्ष देख पाते थे। जैसे भूकंप आ गया तो क्यों आया, ज्वालामुखी फटा, कैसे फट गया ज्वालामुखी, ज्वालामुखी फटा वो भी पृथ्वी के अंदर से लावा निकल रहा है, उस पर उनको आश्चर्य होता था, पृथ्वी कैसे कांप जा रही है। तो इस दौरान ये भूगोलवेत्ता इन्हीं घटनाओं पर जोर देते थे। अब आते हैं 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में जेम्स हटन साहब आते हैं। ये एक स्कॉटिश भूगोलवेत्ता थे, इसको आपको ख्याल रखना है और इनसे यही 4-5 चीज़ें पूछी जाती हैं। जेम्स हटन एक स्कॉटिश भूगोलवेत्ता थे। इनकी बुक थी थ्योरी ऑफ द अर्थ। इन्होंने अपनी एक पुस्तक निकाली थ्योरी ऑफ द अर्थ और इसमें इन्होंने दिया था एक रूपतावाद का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मेशन। मतलब कि सभी चीज़ें जो है वो एक ही हैं, एक रूपतावाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब इन्होंने उसमें 3 चीज़ें कही। इनके तीनों कथन बहुत फेमस हैं, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। इनका पहला कथन है वर्तमान भूत की कुंजी है, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। दूसरा इन्होंने कहा न तो आदि का पता है और न अंत का भविष्य। तीसरा इनका सिद्धांत है सभी प्रक्रियाएं चक्रीय एवं निरंतर कार्यरत हैं। इनके ये 3 सिद्धांत हैं। यही 3 सिद्धांत घूम फिर के पूछे जाते हैं हर बार। और एक बार यूजीसी नेट ने इनके इन 5 को एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया था, एक ही क्वेश्चन पेपर में इन 5 कथनों को पूछ लिया था। थ्योरी ऑफ द अर्थ किसकी पुस्तक है? जेम्स हटन की। एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया? जेम्स हटन ने। एक रूपतावाद का सिद्धांत किस बुक में है? तो उस बुक का नाम है थ्योरी ऑफ द अर्थ। इनके कौन कौन से कथन हैं? तो इन्होंने एक रूपतावाद के सिद्धांत दिए और इसमें इन्होंने कहा वर्तमान भूत की कुंजी है, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, न तो आदि का पता है न अंत का भविष्य। और तीसरा इनका सिद्धांत था सभी प्रक्रियाएं चक्रीय हैं और निरंतर कार्यरत हैं। तो इतना आपको ख्याल रखना है, इससे बाहर जेम्स हटन से कुछ नहीं पूछेगा। आगे चलते हैं। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के जो संबंध में जो सिद्धांत आया, उस सिद्धांत को सर्वप्रथम दिया किसने? तो उस सिद्धांत को दिया था कास्ते द बफन ने। जो पृथ्वी का उत्पत्ति का संबंध में सिद्धांत है वो दिया है कास्ते द बफन ने। कब दिया है? तो 1749 में इसने अपना सिद्धांत दिया था। इसको हम आगे भी बढ़िया से देखेंगे। और वर्तमान समय में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में 2 तरह के सिद्धांत हैं, यानी कि विद्वानों का समूह 2 मतों में बटा हुआ था। अद्वैतवाद का सिद्धांत, दूसरा द्वैतवाद का सिद्धांत। जो अद्वैतवादी सिद्धांत के थे, जो मोनेस्टिक थ्योरी के थे, वो लोग मानते थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। मोनो मतलब होता है एक, तो पृथ्वी की उत्पत्ति ये लोग एक तारे से मानते थे। और जो द्वैतवाद के समर्थक थे वो लोग मानते थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारे से हुई है। कास्ते द बफन हो गए, कांट हो गए, लाप्लास, ये लोग मानते थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे जो कि सूर्य है उससे हुई है। और जो द्वैतवाद के सिद्धांत के समर्थक हैं वो लोग ये मानते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो 2 तारे से हुई है। और देखिए ये विद्वान हैं, यही आपके सिलेबस में भी आगे दिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी कांट हैं, लाप्लास हैं, जेम्स जीन जेफरीज हैं और आगे चल के बिग बैंग थ्योरी है, तो कि आगे आएगा। ठीक है, तो आप लोग सिलेबस की चिंता मत करिए, एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस में चलूँगा। आगे आते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कितने प्रकार के सिद्धांत हैं? 2 सिद्धांत हैं। एक पक्ष जो मानता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, अद्वैतवादी कहलाए। दूसरा पक्ष जो कि ये मानता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारे से हुई है, द्वैतवादी कहलाए।
अद्वैतवादी कौन थे? कास्ते द बफन, कांट और लाप्लास। द्वैतवादी कौन थे? चैम्बरलिन थे और जेम्स जीन थे और जेफरीज थे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, जो मोनेस्टिक थ्योरी है यानी कि एकल तारा परिकल्पना है, एकल जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है यानी कि कोई दूसरा तारा नहीं था, उसमें 3 सिद्धांत फेमस हैं। एक होता है पुच्छल तारा परिकल्पना, दूसरा वायव्य राशि परिकल्पना और तीसरा निहारिका परिकल्पना। आपने इस शब्द पे ध्यान दिया होगा, परिकल्पना। परिकल्पना मतलब, परिकल्पना मतलब कि एक आदमी बस कुछ न कुछ सोच ले रहा है, उसका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ये बस अपने मन गढ़ंत कहानी बना बना के एक सिद्धांत यहाँ पे बनता है, उसको बोलते हैं परिकल्पना। परिकल्पना मतलब कल्पना से परे। ये लोग बस कल्पना करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा और ऐसे बन के पृथ्वी बन गई। ये सब बस कल्पनाएं हैं। और पुच्छल तारा परिकल्पना, पुच्छल तारा परिकल्पना किसने दी थी? तो पुच्छल तारा परिकल्पना दी थी कास्ते द बफन ने, 1749 में दी थी। किसने? बफन ने। ये बस अब सब फेंकेंगे अपना अपना कि हाँ ये ऐसे कैसे पृथ्वी बनी, बस अपनी अपनी कल्पनाएं करेंगे और जिसका वास्तव से कोई लेना देना नहीं रहेगा। वायव्य राशि परिकल्पना, वायव्य राशि परिकल्पना किसकी है? तो ये कांट की है। कब दी थी? 1755 में इसने अपनी ये परिकल्पना दी थी। निहारिका परिकल्पना किसने दी थी? तो निहारिका परिकल्पना दी थी लाप्लास ने। लाप्लास ने दी थी निहारिका परिकल्पना। कब दी थी? 1796 में, 1796 में इसने अपनी परिकल्पना दी थी। एक बार इसको रिवाइज करिए। पुच्छल तारे परिकल्पना कास्ते द बफन ने दी थी 1749 में। वायव्य राशि परिकल्पना कांट ने दी थी 1755 में। निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने दी थी 1796 में। देखिए, पुच्छल तारा परिकल्पना कब आई थी? ये आई थी 1749 में। किसने दिया था? कास्ते द बफन ने दिया था। मैं आपको इसको एक इमेज के माध्यम से समझाऊंगा, मतलब खुद इमेज बना के इसको आपको समझाऊंगा। देखिए, कास्ते द बफन मानते हैं कि ये हमारा सूर्य था, ये हमारा सन था और इस सूर्य से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। कैसे हुआ? तो ये मानते हैं कि एक धूमकेतु था, मतलब एक कॉमेट था जो कि ये मानते हैं कि ये एक कॉमेट था और ये जो कॉमेट है ये जाके इस सूर्य से टकराया। ये कॉमेट है यानी कि ये एक धूमकेतु है, ये जाके सूर्य से टकराया और जब ये सूर्य से टकराया तो यहाँ पे क्या हुआ? सूर्य से टकराने के बाद सूर्य की सतह से कुछ पदार्थों का ऐसे उत्सर्जन हुआ, कुछ पदार्थों का सूर्य की सतह से उत्सर्जन हुआ। सूर्य की सतह से कुछ पदार्थ निकल गए और यही पदार्थ बाद में ठंडे हुए। ये वाले पदार्थ है ना, यही पदार्थ इनके अनुसार बाद में ठंडे हुए, संयुक्त हुए, मिलकर के बड़े बन गए और यही ग्रह में परिवर्तित हो गए। तो इनके अनुसार इस प्रकार ग्रह बने। कैसे बने? इन्होंने कहा कि एक कॉमेट आया जो कि यहाँ पे था, ये जाके सूर्य से टकराया और सूर्य की सतह से जिसके परिणाम स्वरूप कुछ पदार्थ निकला और यही पदार्थ संयुक्त हो गए, ठंडे होकर बड़े बड़े ग्रह में परिवर्तित हो गए, बड़े बड़े पिंड में परिवर्तित हो गए, जिसको ग्रह कहा गया। अब इसकी आलोचना होती है क्यों ये सौरमंडल से जो और सवाल पूछे गए उसके उत्तर देने में ये सफल नहीं हुए, यानी कि उत्तर देने में असफल रही है। और इसके बाद में एक और सवाल पूछा गया कि ग्रह बने तो 9 ही ग्रह क्यों बने? वर्तमान में तो 8 हैं, मतलब इतने ही ग्रह क्यों बने?
तो इसको बताने में भी ये असफल रहे। पहले सिद्धांत समझ में आ गया, पुच्छलधारा परिकल्पना है ये परिकल्पना की है, मतलब अब ये बस बेसिर पैर की यहाँ पे बातें करेंगे और कुल मिलाकर के ये बताने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन फिर भी हम लोग इनको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि शुरुआती समय में इतना बता पाना भी अपने आप में एक बहुत महान काम था। पुच्छलधारा परिकल्पना समझ में आ गई। सूर्य था, सूर्य से एक धूमकेतु टकराया, जिसके कारण सूर्य की सतह से पदार्थ अलग हो गए और यही पदार्थ बाद में ठंडे हुए, संघनित होकर ठोस हो गए और बड़े बड़े पिंड के रूप में परिवर्तित हुए, जिसको ग्रह कहा गया। अब आते हैं अगली परिकल्पना, जो कि हमारी है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। अब आते हैं कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। आज की हमारी लास्ट परिकल्पना होगी ये, फिर हम इसको कल पढ़ेंगे। तो कांट की जो वायव्य राशि परिकल्पना है ये कब आई थी? तो ये आई थी 1755 में, 1755 में आई थी। किसने दिया था? तो कांट ने दिया था। ठीक है। और कांट थे किस देश के? तो जो कांट थे ना, ये कांट एक जर्मन दार्शनिक थे। ये जर्मन दार्शनिक थे, ये जर्मन थे। इनकी सिद्धांत का नाम आप जानिएगा वायव्य राशि परिकल्पना। और इनका ये सिद्धांत जो है ना, वो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत तथा न्यूटन के सिद्धांत पर आधारित है। इनका जो ये सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? तो ये आधारित है कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। कोणीय संवेग संरक्षण और प्लस न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये पूछा जाता है आपसे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर ये आधारित है। और इनका एक बहुत फेमस कथन है, इनका एक कथन है, कांट का ही एक कथन है। क्या कथन है वो? तो कांट का एक बहुत फेमस कथन है कि मुझे पदार्थ दो, मुझे पदार्थ दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण करूंगा, पूरी दुनिया का निर्माण करूंगा। ये इनका एक कथन है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि मुझे पदार्थ दो और मैं इस पूरी दुनिया का निर्माण करूंगा। इनका जो सिद्धांत था वो कोणीय संवेग संरक्षण और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित था। कांट एक जर्मन दार्शनिक थे। अब आते हैं इनके सिद्धांत के ऊपर। इनका जो सिद्धांत था, इन्होंने कहा कि प्राचीन काल में यहाँ पे है क्या, देखिए, इन्होंने कहा कि प्राचीन काल में दैव निर्मित आद्य पदार्थ होगा। ये आद्य पदार्थ यानी कि प्रीमोडियल मैटर बिखरे हुए थे प्राचीन काल में। ये बस देखिए अपनी अब ये कल्पना बस फेंकेंगे। क्या कहा इन्होंने कहा कि जो दैव निर्मित पदार्थ था, इन्होंने कहा कि दैव निर्मित पदार्थ, ये मान रहे हैं दैव निर्मित पदार्थ, मैं पहले लिख लेता हूँ, ये पदार्थ दैव निर्मित थे। उसके बाद इन्होंने अगला माना कि ये जो पदार्थ थे ये ठंडे थे, ठोस थे और गतिहीन थे, मतलब कि ये कोल्ड थे। इसके बाद में सॉलिड थे और गतिहीन यानी कि मोशनलेस थे। अब ये अगला पॉइंट मानते हैं कि जो गतिहीन नहीं थे, कांट ने माना कि इनमें आपसी टकराव की क्रिया हुई। ये सभी पदार्थ से पड़े हुए हैं, इनमें आपसी टकराव की क्रिया हुई। आपसी टकराव की क्रिया होने के बाद इनमें ऊष्मा उत्पन्न हुई, मतलब ये जाके इससे टकराए, ये इससे टकराए, ये इससे टकराए, ऐसे कर करके इसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई, जिसके कारण घूर्णन गति उत्पन्न हुई।
या फिर परिभ्रमण गति उत्पन्न हुई। यानी कि पहले कांट ने कहा कि ये दैव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे, ये इनकी कंडीशन दी गई कि ये ठंडे थे, ठोस थे और गतिहीन थे। फिर कहा गया कि आपसी आकर्षण के कारण ये सभी एक दूसरे से टकराने लगे, और जब ये एक दूसरे से टकराए तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई। जब ऊष्मा उत्पन्न हुई और उसके उत्पन्न होने के कारण घूर्णन गति या फिर परिभ्रमण गति उत्पन्न हुई। ठीक है, घूर्णन या परिभ्रमण गति उत्पन्न हुई। बस अभी अपना फेंक रहे हैं, इसको आप सुनते जाइए, बस इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जिसके कारण अब ये बता रहे हैं कि जिसके कारण ये जो प्रीमोर्डियल मैटर्स था ना, ये परिवर्तित हो गया वायव्य राशि में। वायव्य राशि में। और उसके बाद बोलते हैं कि अब उसके बाद ये बोलते हैं कि वायव्य राशि में परिवर्तित हो गया, जिसके बाद जो ये कोल्ड था, सॉलिड था और मोशनलेस प्रीमोर्डियल मेटल्स परिवर्तित हो गया किसमें, तप्त गैसीय नेबुला में परिवर्तित हो गया। यानी कि इसको आपको नोट्स में दे दूंगा, इसकी आप चिंता मत करिए, बस आप अभी एक्सप्लेनेशन समझिए। ये परिवर्तित किस में हो गया, तप्त गैसीय नेबुला में परिवर्तित हो गया। तप्त गैसीय नेबुला में परिवर्तित हो गया। एक बार दोबारा से, कांट बोलते हैं कि शुरुआत में प्राचीन काल में दैव निर्मित आद्य पदार्थ पूरे बिखरे हुए थे। उसके बाद अगली कंडीशन ये देते हैं कि ये ठंडे थे, ठोस थे और गतिहीन थे, मोशनलेस थे। अगले कंडीशन ये बताते हैं कि इन पदार्थों में आपसी आकर्षण बल के कारण टकराव शुरू हो गया। ये इससे टकराने लगा, ये इससे टकराने लगा, ये इससे टकराने लगा, इस प्रकार टकराव शुरू हो गया। और टकराव शुरू होने के बाद इनमें ऊष्मा उत्पन्न हुई, और ऊष्मा के उत्पन्न होने के फलस्वरूप घूर्णन गति उत्पन्न हो गई। धीरे धीरे ये क्या हुआ, जो ये ठंडा, ठोस और गतिहीन जो आद्य पदार्थ था, ये परिवर्तित हो गया वायव्य राशि में, और जिसके बाद जो ठंडा, ठोस, जो मोशनलेस प्रीमोर्डियल मेटल था, ये परिवर्तित हो गया गैसीय नेबुला में। अब इसके बाद ये और बता रहे हैं, अभी ये और फेंक रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ताप में वृद्धि लगातार होती रही, और ताप में वृद्धि के फलस्वरूप, इसको जरा सा साइड किया जाए। इसके बाद अभी और बता रहे हैं कि एक मिनट, थोड़ा सा बस इसको मैं कस्टमाइज कर रहा हूँ हल्का सा। उसके बाद अभी ये शांत नहीं होते, अभी ये आगे और बताते हैं। आगे ये कहते हैं कि ताप में वृद्धि हुई। किस में वृद्धि हुई, ताप में वृद्धि हुई। ताप में वृद्धि कैसे हो रही, ये कण आपस में टकरा रहे हैं। ताप में वृद्धि, इनके अनुसार ताप में वृद्धि हुई, और ताप में वृद्धि के फलस्वरूप तीन चीजें हुई। नेबुला घूमने लगी, नेबुला जो है वो घूर्णन करने लगी, घूमने लगी। दूसरा ये बताते हैं कि ताप में वृद्धि के फलस्वरूप नेबुला के आकार में वृद्धि हो गई, आकार इसका बढ़ने लगा। और इसके तीसरी बात ये बताते हैं कि ताप में वृद्धि के कारण घूर्णन गति में वृद्धि हो गई। घूर्णन जो गति थी ना, मतलब अब नेबुला तेज गति से घूमने लगी। ठीक है, इसके बाद घूर्णन गति में वृद्धि के फलस्वरूप नेबुला के मध्य भाग में एक उभार आया। मतलब ये नेबुला थी, ये बहुत तेज गति से घूम रही है, और इसके मध्य भाग में एक उभार आया, जिसके फलस्वरूप एक छल्ला अलग हो गया। एक छल्ला अलग हुआ, और यही क्रिया 9 बार हुई, जिसके कारण 9 ग्रह बने। तो इनका यही सिद्धांत है, जिसके कारण 9 ग्रह बने। इन्होंने क्या कहा कि प्राचीन समय में एक दैव निर्मित आद्य पदार्थ था जो कि बिखरा हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि ये आद्य पदार्थ, इसकी कंडीशन बताते हैं कि ये ठोस था, ये ठोस था, ठंडा था और गतिहीन था। फिर इनमें आपसी आकर्षण की क्रिया प्रारंभ हुई, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न हुई। ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण जो ठंडी,
ठोस और गतिहीन नेबुला थी वो अब ठंडी ठोस और गतिहीन जो प्रीमोर्डियल मैटर था, दैव निर्मित आद्य पदार्थ था, ये नेबुला में परिवर्तित होकर घूमने लगा और जिसके कारण अब बोल रहे हैं कि इनमें ताप में वृद्धि हुई, घूर्णन गति में वृद्धि के फलस्वरूप इसमें फिर ताप में वृद्धि हुई, जिसके कारण नेबुला में घूर्णन गति उत्पन्न हो गई, आकार बढ़ने लगा इसका और घूर्णन गति में लगातार वृद्धि होती गई और जिसके कारण इसके मध्य भाग में एक उभार आ गया जिससे 9 अलग अलग छल्ले निकले और यही 9 ग्रह बने। अब इसकी आलोचना की गई। आलोचना इनकी एक ही बात पे आलोचना कर दी गई कि भैया कणों में आपसी टकराव से, मतलब ये कोई कण है और ये कोई कण है, ये जब आपस में टकराते हैं ना तो घूर्णन गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या है पहली आलोचना इनकी क्या हुई है? पहली आलोचना है कि 2 मिनट और लगेगा, बस खत्म हो जाएगा। क्या है? कणों के आपसी टकराव से घूर्णन गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर इसको इन्होंने आगे इनकी और आलोचना होती है कि आकार बढ़ने के साथ जब किसी चीज़ का आकार बढ़ेगा तो उसकी जो घूर्णन गति है, जो उसकी घूर्णन गति रहेगी, इसमें कमी आ जाएगी। जबकि देखिए यहाँ पे पीछे बता रहे हैं कि आकार बढ़ा और आकार बढ़ने से घूर्णन गति बढ़ गई, जो कि गलत है। आकार बढ़ने से घूर्णन गति में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो आपको सिखाया आपको उसको सीख के अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, सिंपल वे में इसको आपने सीखा होगा। और जो इस चीज़ का PDF है, हैंड रिटन नोट्स है, वो जो यूट्यूब चैनल है वहीं पर एक लिंक लगा हुआ है व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, वहाँ दोनों जगह पे इसको PDF फॉर्म में अपलोड किया गया है, हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं उसको। तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप इसको अब किसी ऑथेंटिक किताब से भी पढ़ेंगे तो आपको उसमें भी अब पूरी बात समझ में आ जाएगी। कल हम लोग पढ़ेंगे लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना। ठीक है, और आपको आज की कक्षा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।